Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे, फिट होंगे एकदम। क्यों? चलिए बढ़िया है, होना भी चाहिए। एग्जाम टाइम है, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। आज की जो क्लास होने वाली है 2022 का पेपर मैं आपको करवा रही हूँ। पहले मैंने आपको किसका करवाया था? साइंस का करवाया, फिर आपको मैं हिंदी का करवा रही हूँ। जितने भी पेपर हैं सारे 22 के 21 के करवाऊंगी, रिसेंट वाले। आपको ध्यान रखना है, आप ही का जितना भी आपके में आया हुआ है वही वही करवाएंगे। ये 22 का पेपर फ्रेंड्स नहीं मिल पा रहा है, ना प्रिंट आउट ना कुछ, तो मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं। ये क्वेश्चंस आए हुए थे पेपर में 22 में, तो आपको क्वेश्चंस 1 से लेकर 18 तक पूरे हम लिख कर करवाएंगे। जैसा कि हम साइंस है, क्योंकि 22 का पेपर कोई भी नहीं मिल रहा है मुझे। तो जैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं वही क्वेश्चंस को मैं खुद ही यहाँ से, जैसा मैं हमेशा बनाती हूँ उसी तरीके से खुद करवा दे रही। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चंस है, क्वेश्चन करने से मतलब है पेपर आप देख लेना। ठीक है, चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर हम देख रहे हैं हिंदी का 2022 का फुली सॉल्व पेपर। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरे साथ जुड़कर अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप। जो भी पहली बार आया है दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स भी आपको स्वागत करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने ओपिनियन भी दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। कुछ नया आपको बताएंगे जो आपके पेपर में आया हुआ है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो ये सारे पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे बिना किसी डिले के। लेट्स बिगिन द क्लास। फटाफट लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मैंने सिर्फ 1 से लेकर 18 तक के प्रश्न बनाए हैं, बहुविकल्पी या लघुत्तरी वगैरह कुछ भी मतलब डिक्लेयर करके क्लैरिफाई नहीं, बस 1 से लेकर 18 तक होता है। आप सीरियल वाइज खुद जानते हैं आराम से। चलिए आइए देखिए पहला प्रश्न। 2022 का जो पेपर ये मई में आप लोग का पेपर हुआ था ना, उतने समय उनका भी हुआ था। मतलब 2019 बैच के जो बच्चे थे जिनका बैक वैक लगा था उन बच्चों का पेपर फिर हुआ था। तो वो सारे बच्चे यहाँ पर पेपर दिए थे, तो वही पेपर है ये। चलिए बताइए क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर अर्थ को बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सिंपल सा एक अच्छा सा प्रश्न पूछा गया है। जिनको आदि का मतलब पता होगा वो आराम से कर लेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी प्रत्यय। आदि की बात की गई है, आदि की बात की गई है। तो आपको मैं बता दूं आदि का मतलब होता है शुरुआत। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आदि और अंत एक दूसरे के विलोम हैं। ध्यान रखना। तो आदि का मतलब शुरुआत, तो शुरुआत तो कहाँ लगता है? शुरुआत किस में लगती है? सिर्फ उपसर्ग में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आइए फिर आगे चलते हैं, देखते हैं चतुरानन में समास है। समास आपके सिलेबस में है। चतुरानन में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव समास। आंसर बताइए क्या होगा? आराम से देखिए, गलती आप मत करिएगा। वैसे ये जो प्रश्न बना हुआ है गलती अपने आप हो जाएगी, हर बार एक ना एक गलत आ रहा है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, उनकी अपनी मर्जी है। फिलहाल देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए ना एक भी सही नहीं। पहली बात तो ये है, क्योंकि चतुरानन में संख्या की बात की गई है तो जाहिर सी बात है कि द्विगु समास होगा। लेकिन ये दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि द्वंद्व समास में क्या होता है, और आता है, डैश आता है, कुछ नहीं है। बहुब्रीहि समास एक बचता है, कर्मधारय बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि के समान, कमल के समान, इसके सूर्ण, इनके समान, पृथ्वी के समान, समान जहाँ पे आता है के समान वो कर्मधारय में होता है। अव्ययी भाव जो होता है वो आगे या प्रधान होता है। अब कुल मिलाकर जब कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो एक ही सही होगा, वो है बहुब्रीहि। क्योंकि बहुब्रीहि समास जैसे होता है ना, चतुरानन, चतुरानन, तो अब आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची के जो शब्द होते हैं वो बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। तो जब कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो यहाँ पर हम बहुब्रीहि को ही टिक करेंगे। सही तो है द्विगु, लेकिन अब दिया नहीं है तो बहुब्रीहि ही यहाँ पर सही होगा। ध्यान से, ये देखिए पीएनपी ने ही गलत बना दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 3। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ए बी सी, देखिए एक ही जैसा दिया है। आपको क्या लग रहा है क्या सही हो? ध्यान से बताइएगा। कवियत्री, कवियत्री और कवियत्री, ये ऑप्शन आप बताएंगे, मैं आपको नहीं बताने वाली। ये क्वेश्चन 3 सभी लोग बताएंगे कि कौन सा सही होगा। बहुत बार कराएगा, एकदम बेसिक सा है, कोई गलती कर ही नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 बेसिक प्रश्न, ठीक है? आप लोग बताना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सभी का कमेंट हम चेक करेंगे मोस्टली कि कौन कौन रिप्लाई दिया है। नेक्स्ट देखिए 4th आइए। रविंद्र में कौन सी संधि है? रविंद्र में संधि में पढ़ा रही थी लेकिन पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन प्रश्न आ गया है। यही है, देखिए आउट ऑफ चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पूरा नहीं पढ़ाया था, लेकिन जो प्रश्न आया है वो पढ़ाया हुआ है। तो रविंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है दीर्घ, ऑप्शन बी है गुण, ऑप्शन सी है यण, ऑप्शन डी है आदि। बताइए आप लोग।
रविंद्र में कौन सी संधि होगी? रविंद्र, कविंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, रमेंद्र, येंद्र, बोएंद्र, बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर पता है कि रविंद्र में कौन सी संधि? ए ऑप्शन सही है, दीर्घ संधि। कौन सा? दीर्घ संधि है। आगे चलते हैं, इसी के साथ 5वें प्रश्न पे आते हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? फ्रेंड्स, प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बताया। ये भी आप कह सकते हैं कि सिलेबस में तो नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस है। इस तरह से किसी लेखक का आ जाएगा तो कोई पहले से तो प्रिजर्वेशन है नहीं, या कोई एनालिसिस किसका आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आने की चांसेस है, आ सकता है। थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें हैं, अब क्या ही कह सकते हैं। फिलहाल के लिए जो प्रश्न आया देखते हैं, इसीलिए तो और करवा दिया कि 2022 में कैसा भी प्रश्न आया इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे इससे पहले भी इस तरह के कई प्रश्न आ चुके हैं, तो एक अवेयरनेस के साथ रहेगी, शायद लेखक वाला एक प्रश्न आ जाए और कहीं आपसे छूट ना जाए, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जिसका राइट आंसर इस उपन्यास के जो लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का वो यहीं पर होता है, वो हम आगे बढ़ेंगे अदिलगुत्री की तरफ। चलिए अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं आगे। आपके अदिलगुत्री का पहला प्रश्न 2022 का पूछा गया है कि लोक कथा किसे कहते हैं? तो सबसे अच्छी एक यूनिक लाइन, लोगों के द्वारा कही गई जो कथाएं होती हैं उनको लोक कथा कहते हैं। ये तो है बात एग्जामिनर को या टीचर पूछता है बताने के, लेकिन लिखना है 1 नंबर में तो हम थोड़ा लिखना भी जानते हैं, सीखते हैं। लोक कथा या लोक वार्ता बोथ आर सेम, दोनों एक बराबर है। किसी मानव समूह की उस साझी व्यक्ति को कहते हैं, उस साझी अभिव्यक्ति को कहते हैं जिसमें साझा का मतलब शेयर करना, एक दूसरे से बताना, उनका सुनना, अपना बताना, अच्छी बुरी खराब दुख सुख सारी चीज़ें शेयर करना। जो कथाएं, जो कहावतें, चुटकुले आदि अनेक रूपों में व्यक्ति होते हैं। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग विभिन्न रूपों के साथ निखर कर बाहर सामने आती हैं। इसके अलावा लोक वार्ता में उस मानव समूह की लोक कलाएं, लोक वस्तु, लोकगीत, लोक उत्सव आदि सब कुछ आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप पहले तो वो लिख दीजिएगा, लोगों के द्वारा कथित कथाएं जो होती हैं वो लोक कथा होती हैं। उसके बाद कुछ बातें ये लिखे। फ्रेंड्स, नंबर लेने तो थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। आगे आइए चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम आप जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं, आपको पता है, नाम से ही जाहिर है, और डिफिनीशन आपको मालूम है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों के मध्य में संज्ञा एक वाक्य है, उसमें संज्ञा का भी शब्द दिया गया तो सर्वनाम का भी दिया, कि उन दोनों के बीच में एक संबंध जो बनाना है, संबंध का बोध हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो आएगा, जिसका आएगा, जिसकी आएगी, जिसकी आएगी, जो जिसका जिसके उसके आएगा। तो आप ये आपने लिखा और बिना कहे आपने उदाहरण भी दिया, इसीलिए तो मैंने ले लिया। तो आप चाहिए तो पूरा जो जिसका है, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, तो बहुत मतलब जो जिसका किसका चाहिए तो ऐसे बता दिए, या तो आप एक जो है वाक्य भी बता देंगे तो वो भी आपका करेक्ट माना जाएगा। और मैंने हमेशा आपको इस बात को बोला है कि बिना कहे कुछ काम आप जब करते हैं तो आप तारीफ़ के लायक होते हैं। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण देने के लिए नहीं कहा है, अगर आपको नंबर चाहिए कि सामने वाले बच्चे से आप ज़्यादा नंबर पाएँ, तो ये देखिए, क्योंकि मेरिट का गेम है फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, नौकरी मेरिट के बेस पे यहाँ पर है, भले टेट देना है वो तो दें, लेकिन मेरिट का भी गेम है इसमें। तो आपको सामने वाले ज़्यादा लेने के लिए तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं इसी के साथ, फिलहाल के लिए देखते हैं 8th पॉइंट। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग का उल्टा। वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के आखिरी में यानी कि अंत में, लास्ट में लगकर उसके अर्थ में कुछ चेंज कर देते हैं, उसको हम कैसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय के उदाहरण में जैसे आप देख लें, सामाजिक, तो समाज जो शब्द है ये एक समाज शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लग गया तो ये क्या बन गया? सामाजिक। तो इतनी बातें मैंने लिखी बिना कहे, ये वाली बात तो बिना कहे लिखी ना, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कुछ अलग चीज़ होती है, ठीक है। क्लियर? 1 नंबर मिल गया आसानी से। आइए आगे बढ़ते हैं, 9th देखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के प्रकार बताइए। आप जानते हैं, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, पशु जाति हो गया, सुंदरता गुण हो गया, व्यथा भाव हो गया, मोहन व्यक्ति हो गया, दिल्ली स्थान हो गया, मारना क्रिया हो गई, ठीक। अब कितनी बातें पूछता है संज्ञा के प्रकार? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। आइए आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिल्कुल भी, फटाफट कार्य को करेंगे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। क्लियर? औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, कार्य पत्र, कार्यालय का पत्र, व्यावसायिक पत्र ये आते हैं। और अनौपचारिक पत्र के अंदर क्या आता है? अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधी, सगे नहीं होगा सगे होगा, अपने सगे संबंधियों के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र के जरिए मित्र को, संबंधी के हालचाल के बारे में हम पूछते हैं।
आगे बढ़िए, चलिए आइए। मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। जो मौन वाचन होता है उसका 2 उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य है द्रुत गति से पठन का अभ्यास, मतलब द्रुत का मतलब होता है तेज गति से। जब हम कोई चीज़ मन में पढ़ते हैं तो ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं। छात्रों की बोध शक्ति, बोध का मतलब समझना, बोध की शक्ति भी बढ़ती है। छात्रों में स्वाध्याय की, सेल्फ स्टडी करने की, सेल्फ किताबों को पढ़ने की एक अच्छी आदत बनती है। छात्रों में सोच, मनन, तर्क करने की शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि हम मन में भी मतलब एक अच्छी हैबिट होती है। बहुत सारे लोग मन में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग मतलब तेज तेज बोल बोल के पढ़ते हैं जैसा जिसको उचित लगे। तो ये सारी बातें हैं जो इस वाचन के बारे में आप वहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? होनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, बहुत आसान है, 2 बेसिक। अभी तक वो एक जो ऑब्जेक्टिव में गलत हुआ था वही एक गलत हुआ था, बाकी सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं। तो हिंदी तो बढ़िया है, वैसे भी हमारी हिंदी फेवरेट है, मातृभाषा हमारी है, तो इसमें तो हम कमाल कर ही जाएंगे। ठीक है, आगे आइए, इसी के साथ बढ़ते हैं 12th प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अभी 1 नंबर वाले ही चल रहे हैं, नहीं अब तो 12th की बारी आ गई ना, तो ध्यान रखना अब 2 नंबर वाले स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, भाषा के विकास में अभिव्यक्ति के महत्व को बताइए। जब हम भाषा के विकास की बात करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं, अभिव्यक्ति का मतलब अपने मन के विचार को प्रकट करना, किसी के सामने साझा करना, यही होता है ना, कि कुछ और होता है? यही होता है। तो अब इसको क्या लिखेंगे 2 नंबर में? आइए देखिए, भाषा व्यक्ति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति का अगर डेवलपमेंट आप देखें, उसका एक सक्सेसफुल का ग्रोथ देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधन है, पिलर है। व्यक्ति अपने मन के भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त, जी हाँ, अपने मन की थॉट्स को, फीलिंग को, पॉइंट को, सबको अपने भाषा से ही हम व्यक्त करते हैं। इस अभिव्यक्ति में अंदर छिपी हुई प्रतिभा का पता, इस अभिव्यक्ति के द्वारा ही जो चीज़ आपके अंदर एक क्वालिटी, खूबी होती है, कौशल होता है, हम उसको जाहिर करते हैं, बताते हैं, ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिसकी वजह से वो झलकता है कि हाँ उनमें ये क्वालिटी है या एक गुण है। अपने विचार और भाव को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करना, आपके मन के जो भाव हैं, आपके मन के जो विचार हैं, उनको पूरी एकदम सहमति के साथ एक अच्छे से प्रॉपर वे में दूसरे के सामने प्रदर्शित करना। अनेक भाषाएं, बोल चाल की बोलना, लेना देना एक विकसित व्यक्ति के लक्षण। जो आप बहुत सारी भाषा बोल रहे हैं या बातें कर रहे हैं, अपने विचार से साझा कर रहे हैं, तो ये सब एक अच्छे व्यक्ति के गुण में भी आ जाएगा। तो महत्व है, आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए पहले आप लोग फटाफट लाइक करिए कि जिन्होंने नहीं किया है, डू इट फास्ट। अब इतनी मेहनत हो रही है, 2022 के प्रश्न हैं तो बनता है, कहना ही नहीं चाहिए मुझे। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट डू इट फास्ट। अच्छे हैं ना आप लोग? इतनी बात तो मेरी मानेंगे ही, क्या बात है। चलिए, जिन्होंने नहीं किया फटाफट लाइक करिए। खोज खोज के मेहनत हुई है मेरी, तो मेरी मेहनत का मुझे फल तो दे दीजिए। क्यों फ्रेंड्स, कर सकते हैं ना इतना? चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। मौन वाचन और ससुर वाचन की उपयोगिता बताइए। वही बात फिर आ गई, मौन वाचन चुप में बैठ के पढ़ लेना, और ससुर वाचन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मोहल्ले वालों को बता दे, बगल वाले को, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ऐसा बोला जाता था। गाँव में तो जैसे बहुत स्पेस होता है तो ठीक भी है, शहर के घरों में कहाँ बहुत स्पेस होता है, मतलब होता है भाई, ठीक है, लेकिन उतना नहीं होता है फिलहाल के जितना गाँव में होता है। अब अगर आप दिन भर बराबर लगाए रहेंगे, एग्ज़ाम टाइम में होता है ना, एग्ज़ाम जब मोहल्ले वाले में पड़ता है तो ये होता है ना, मधुमक्खियाँ आ गई हैं, ठंडी आ गई, मधुमक्खियाँ आ गई हैं। आइए चलते हैं, थक गई ना कॉन्टिन्यूस बोलते बोलते। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। लिपि, यहाँ पर मौन वाचन और स्वसर वाचन के बारे में है। लिपि यानी लिखित पाठ को बिना ओठ हिलाए मन में पढ़ डालना, वो मौन वाचन में आ जाएगा। ठीक है, पठन कर लेना और स्वर सहित पढ़ते हुए अपने अर्थ को ग्रहण करना, जोर जोर से बोल के भी उसके अर्थ को ग्रहण करना। दोनों अर्थ ग्रहण दोनों में होगा, बस एक में अपने होठों को हिलाएंगे, आवाज़ निकलेगी, और एक में आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। आपको यही चीज़ यहाँ पर बतानी है। आगे आइए, 14 प्रश्न आपके सामने है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर बताइए। फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दीदियों, जो भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पहले अभी इसको क्या है वो बताया, अब अंतर, अच्छा हाँ आ गया, याद आ गया। मेरे दोस्तों एक बात और अच्छे से सुन लो, कभी भी मेरे टीचर ने खुद डीलेड में ही मुझे बात वहाँ पता चली, तब से मैंने आपसे सबको हमेशा बोला कि जब कभी भी अंतर की बात से प्रश्न पूछे तो हमेशा कॉलम बना के लिखिएगा, इधर औपचारिक इधर अनौपचारिक। किसी भी सब्जेक्ट में अगर पूछता है
तो हमेशा अंतर डिफरेंस जब बताना है तो सामने सामने लिखिए, वो ज़्यादा सही पड़ता है। और कॉलम बनाएंगे, स्केच से बना देंगे, अंदर ब्लू कलर से ब्लू पेन से लिख देंगे और ये पूरा आपका ब्लैक स्केच से क्या शानदार लुक देगा, मस्त लगेगा एकदम, और अच्छी एकदम साफ साफ राइटिंग में लिखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आराम से कर ले जाएंगे नंबर, आराम से क्यों कटवाना अपना, क्यों। आगे आइए, 15वां प्रश्न देखिए, सर्वनाम की परिभाषा और भेद बताइए। ये भी हम जानते हैं, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, यह, वह आदि। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नो। उसके बाद देखिए क्या है, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कोई प्रॉब्लम। और क्या इसकी ऐसी कोई है कि जिसकी परिभाषा आप नहीं बता पाएंगे। पुरुष का मतलब जैसे व्यक्तिगत की बात की गई हो, निश्चय का मतलब जो चीज़ निश्चित हो, यह कमल का घर है, ये कमल का ही घर है, ये कमल का ही घर है, ये कमल की किताब है, ये पूजा का कपड़ा है। ठीक। अनिश्चित, कोई आया है, कोई गेट पर खड़ा है। संबंध, तो संबंध का भी आप बहुत सारा बता सकते हैं, इसका, वो माता, वो राम उनका पुत्र है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक में भी बहुत सारा आप बता सकते हैं, आपका क्या नाम है, क्या करते हैं आप, कहाँ रहते हैं आप। निजवाचक में अपना अपना खा लो, अपना अपना देख लो, अपना अपना कर लो, अपना अपना कमाओ, अपना अपना खाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी आप अपन जिसमें आप अपना ये सारा यूज़ किया गया सब यही है। क्लियर। आइए आगे चलिए, कहानी शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। उद्देश्य वगैरह बड़ा पूछता है ये लोग, चलो कोई नहीं। साहित्य के प्रति रुचि विकसित करें, कहानियाँ बच्चों को बताएंगे तो बच्चे साहित्य के बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या होता है, साहित्य क्या है और कहानी क्या है। तो कहानी के बदले आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, एक माध्यम, एक जरिया है, तो बच्चों के मन में एक क्या कहते हैं, रुचि आएगी। कहानी में निहित भाव, जो भाव है, विचार है, जो नैतिक मूल्य और को ग्रहण करने की क्षमता विकसित, बच्चों को इस लायक बनाना कि वो समझ पाए कि कहानी में कोई बातें कही गई हैं, कुछ मूल्य हैं, कुछ उनके भी विचार हैं, कुछ नैतिक बातें उसमें हैं, कुछ वो सीखेंगे, डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, सृजनात्मक शक्ति का विकास, क्योंकि कहानी से भी कल्पना जगत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, मेनली बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्रिएटिविटी का कोई बहुत कुछ सीख जाते हैं। उसके बाद शब्द सीखेंगे, सूक्ति, मुहावरे, इन सब में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वर्ड, शब्दों का संग्रह अच्छा हो जाता है, अंदाज़ा लगाने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, गेस करने लगते हैं। क्योंकि गेस करने का पता है कैसे आता है, जैसे कि ये होता है ना कि अब ये पोएम कल आप लोग पूरी करके आई ना, तो बच्चे फिर इसके आगे सोचते हैं। अब पोएम भी अलग अलग तरीके की है, तो जिस तरीके का रेफरेंस रहेगा उसी हिसाब से सोचेंगे कि मुझे पोएम आगे कैसे कंटिन्यू करनी है। एकाग्रता को विकसित करते हैं, क्योंकि ऐसे टास्क दिए जाएंगे तो ये तभी पूरे हो पाएंगे जब आप उसको बहुत ही पीसफुली, शांति से बैठकर धैर्य के साथ सुनेंगे हर एक चीज़ को, तभी तो आपको आएगा। क्यों। तो ये सारे पॉइंट हैं। आप 2 पूछा तो मैंने बहुत ले लिया कि आराम से लिख लो। एक प्रश्न आया है, देखिए ये भी अलग है। फिलहाल, ईद के मेले पर मौलिक विचार। ईद का मेले पर क्या है, फिलहाल कभी गए नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बड़ा ही, लेकिन ठीक है, त्यौहार है अपने यहाँ। देखिए इनके क्या है, ये मुसलमानों का त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने का एक त्यौहार है। ठीक, कोई बात नहीं। इस त्यौहार को आपस में मिलजुल कर मनाते हैं, हाँ बिल्कुल मनाते हैं, और खुदा से सुख शांति और बरकत की दुआएं मांगते हैं, सबके लिए भी, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सगे संबंधी के लिए, और पूरे विश्व में ईद की खुशी पर हर्षोल्लास की तरह ईद मनाई जाती है। जी हाँ, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, त्यौहार है, और जो आपको सही लगे अपने तरीके से। अब आइए, एक लास्ट प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स ये भी बाहर से आया। 18 में प्रश्न, 2 मतलब 18 प्रश्न देखिए, अपने किसी प्रिय कवि की 4 पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रहीम तुलसीदास जी का लिया हुआ है। ठीक है, मैंने सिर्फ 4 पंक्तियाँ तुलसीदास जी की ली हुई है, ये उनकी पंक्तियाँ। आपको जिन भी कवि की कोई भी पंक्तियाँ याद हो, आप उनको आराम से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इसको आपको सुना देती हूँ, फिलहाल के लिए आप देख लीजिए। 4 पंक्तियाँ हैं, ये मेरी अपनी है, मतलब उनकी है, मुझे ये याद है, मैंने यही ले लिया डायरेक्ट, मैंने किसी का सर्च नहीं किया, देखा नहीं। आपको जो भी याद हो ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी आ रही है ना। ये भी देखिए बाहर का, ये कहाँ सिलेबस में सब कुछ दिया गया है। आइए देखते क्या है। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरणि भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छब नव नील नीरद सुंदरम,
पटे पीते मानव तड़िते रुचि सुचि नौमि जनक सुल्तानरम। क्लियर? तो देखिए अब आप लोगों को है कि हिंदी वैसे बहुत सारी चीज़ों में अक्सर फंस जाती हूँ, आप लोग की बात जान रहे हैं, बहुत बार मैं फंस गई हूँ क्योंकि उतना नहीं है, लेकिन ये सब सीखा है, घरों में सिखाया गया है, दादाजी के द्वारा, पिताजी के द्वारा ये अक्सर ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे देखिए इतने टफ टफ वर्ड हैं लेकिन किए आते हैं, ठीक है, तो ठीक है, अपना अपना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर ओवर हो गया, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। 18 प्रश्न मैंने आपको पूरे करवा दिए। 2022 का पेपर आपका यहीं पर होता है ख़त्म। ओवर करते हैं, तो इस तरह के मैं सारे पेपर आपको एग्जाम के पहले करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। आज की क्लास यूनिक थी, अच्छी थी, कैसी लगी सभी को बताना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करना है, ओपिनियन देना, और जो एक कवित्री वाला वर्क दिया है वो भी आपको सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई बातें करेंगे, नया कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय बाय।